चिता में उनकी निगाह थी, लेकिन चिता तकरीबन बुझने ही वाली थी। तो मैंने देखा कि जनाब सामने जो झाड़ियाँ सारी ना फड़फड़ा रही हैं। वहाँ जोगी ने सारी लकड़ियाँ हटाई, जो उसकी लाश थी उसने उसको उठाया, ऐसे जैसे नींद में किसी को उठाते ना सोते में, हाथ पकड़ा उठ गया वो भी उठ जाता है, ऐसे ही जिसने उठाया तो वो भी उड़ गई। वो चल दिया आगे और वो पीछे भी चलना शुरू हो गई। कह रहे मैं दम खोल के मेरी बीवी तो जिंदा है, ये क्या चक्कर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोफेसर शमसुल हसन एक मतलब फिर आपकी खिदमत में एक नए एपिसोड के साथ हाजिर है। ये वाक़या जिन्होंने लिखा है वो एक सरकारी मुलाजिम है और वो फरमाते हैं कि मैंने क्या किसी भी मज़हब के किसी भी बंदे ने कभी भी ये ना सुना होगा कि जनाब एक बंदा मरने के बाद दोबारा ज़िंदा हो जाता है। 15-20 साल पहले मैं एक जगह सफ़र कर रहा था किसी काम के सिलसिले में, तो सरकारी मुलाजिम था, सरकारी किस्म का दौरा था वो। ये इंडिया का वाक़या, ये जा रहे थे रेलगाड़ी में, तो ये इनकी जो मंजिल थी वो पटियाला थी। पटियाला से एक आध स्टॉप के बाद वो एक ऐसा इलाका है जहाँ पर आमतौर पे जो हिंदू भाइयों के जो अहबाब इंतकाल कर जाते हैं तो उनकी वो चिता को बहा देते हैं। तो ये पूरे इंडिया से ये लोग जो वहाँ उस रास्ते में जाते हैं तो लेकिन अच्छा खासा रश होता है उस इलाके में, उस रेलगाड़ी में। किस्सा मुख्तसर कि मैं ट्रेन का सफ़र कर रहा था तो जितने भी लोग बैठे हुए थे वहाँ पर ज़्यादातर 90% लोगों ने ना वो थैले उठाए हुए थे और उन थैलों में उनके प्यारों की वो जो आखिरी बाक़ियात होती हैं, हड्डियाँ वगैरह, वो नज़र-ए-आब करने जा रहे थे। तो वो काफ़ी मतलब एक साथ क्योंकि एक बड़ा सोगवार सा माहौल था। तो ये बेचारे शाह साहब जो बैठे हुए थे जिन्होंने कहानी मुझे कोट की है, तो वो कहने में बहुत बोर हो रहा था। तो बराबर में भी एक साहब बैठे हुए थे, उन्होंने वो बजाय थैला हाथ में लेने के उन्होंने अपने गले में डाला हुआ था। मैंने उनसे पूछा कि लाला जी क्या आप भी मतलब अपने किसी फ़ौरन बोले कि जी 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 मेरी पत्नी है, एक 2-3 महीने पहले इंतकाल हो गया था, मैं उनकी जो हड्डियाँ हैं वो बहाने जा रहा हूँ। बस मुख्तसर जवाब, इसके बाद कोई बात नहीं की उन्होंने, मतलब सोगवार से थे वो काफ़ी। तो ये भी मतलब खामोश हो गए और बस समझिए कि पटियाला से एक आध स्टॉप पहले आखिरी जो आया स्टॉप उससे पहले, तो वहाँ गाड़ी थोड़ी देर के लिए रुकी है। वहाँ 1 या 2 मुसाफिर उतरे हैं जबकि एक मुसाफिर मज़ीद चढ़ गया है। एक सरसरी निगाह सारी गाड़ी में डाली, दफ़ा के बाद मेरे बराबर में एक साहब बैठे हुए थे, वो उन पर नज़र पड़ती हुआ करीब आए और दूर से उन्होंने आवाज़ दी सिद्धू। एकदम पलट के उसने देखा, एकदम खड़ा हुआ झटके से और बड़ी मतलब पुरतपा का अंदर में गले मिला। उनका गले मिलने का अंदाज ही ऐसा था जैसे बहुत मुद्दत के बिछड़े हुए लोग हों। वो जब गिला शिकवा उन्होंने किया एक दूसरे से कि यार मुझे आपकी पत्नी का पता लगा और मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैंने ख़त भी लिखा था ताकि आपको पता लग सके यार मैं थोड़ा बिजी हूँ। मैं तो ये समझा था यार जैसे पहले आपका वो ख़त कि जनाब वो मेरी पत्नी का इंतकाल हो गया, फिर दोबारा ख़त आया कि जनाब नहीं वो ज़िंदा हो गई दोबारा, ये सोच रहा कि भाई दोबारा ख़त आएगा तो आपने ये जिक्र करना होगा इसमें। तो शाह साहब थी बैठे हुए सुन रहे थे, उनको मतलब झटका सा लगा कि है मतलब इनकी पत्नी पहले इंतकाल कर गई फिर ये ज़िंदा हो गई। एक हॉलन से उठना शुरू हो गई, मालूम करने के लिए आए कैसे पॉसिबल, क्योंकि बात हजम नहीं होती। मैं जो हैरत से उनको देख रहा था ना, तो वो जो सिद्धू साहब थे उन्होंने लाला जी की तरफ इशारा किया कि नहीं शाह साहब आप शायद लाला जी की बात सुन के परेशान हैरान हो रहे हैं, दरअसल ये सही कह रहे हैं। आज से मतलब कोई 40-42 साल पहले मेरी पत्नी अंसीना वो उसका इंतकाल हो गया था। बस जनाब हुआ ये था कि मैं एक कारोबारी आदमी था, 8वीं क्लास तक पढ़ के मैंने वैसे कारोबारी आदमी से उनकी दुकान में बैठता था। तो अब्बा ने हमारे शौक देखते हुए हमारा मतलब जो स्टाइल था बात करने का लोगों के साथ और कारोबार का अंदाज था वो कामयाबी से चल रहा था, तो उन्होंने एक दुकान मुझे अलग एक दूसरे इलाके में कस्बे में कर दी। पिता और माता ने दोनों ने ज़बरदस्ती की कि बेटा शादी कर लो, अब तो अपने पैरों पे खड़े हो गए हो। तो मौसूफ फरमाने लगे नहीं अब्बा पिताजी अभी नहीं, थोड़ा सा मैं और मतलब स्टेब्लिश होना चाहता हूँ। अब उन्होंने ज़्यादा जोर नहीं देना। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं अपनी दुकान में बैठा हुआ था कि खातून आ गई, 16, 17 या 18 साल की लड़की होगी। वो आई, बहुत मतलब कोई माकूल सूरत थी, कोई खूबसूरत भी नहीं थी। हाँ उनका जो रंग था वो सांवला था, प्लस
उनका जो कद काट था बिल्कुल दुबली पतली सी थी, फिटनेस के पॉइंट से बहुत अच्छी थी वो। कहले मुझे मतलब कुछ पता नहीं उनकी आंखों में क्या नजर आया कि मैं बस उनकी आंखों को देख के बिल्कुल खो सा गया। तो मुझसे मुस्कुरा के पूछ रहे कि आपके वो बोस्की है। मैंने झटपटा के फटाफट कई थान उठा के उनके आगे ऐसे फैला दी बोस्की के। तो उन्होंने देखा, कपड़ा पसंद किया और 2 सूट उन्होंने कटवाए और पैसे दिए और वो चली गई। अब वो जब चली गई तो ना उनका मुझे पता, ना उनका नाम पता, कुछ भी उनके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन दिल मेरा इंसा हुआ, ऐसा लग रहा था जैसे अब मेरे बस में नहीं, वो दिल भी ले गई मेरा। अब इनसे काम ही धंधा रहा। ये अपने इलाके में जो दुकानें थी ना, वहाँ पर एक बुढ़िया आया करती थी, इसकी दुकान भी आती थी बुढ़िया। वो बुढ़िया दरअसल वो जो कोई ख़ास जैसे कढ़ाई सिलाई का काम होता है ना, इस टाइप का काम उस वक्त एक बड़ा मशहूर काम था। वो वहाँ से एक बुढ़िया लोगों से करवा के घरों से वो लेके आती थी। जिस हमने उन बुढ़िया को पैसे दिए और वादा किया कि भाई ये बात हमारे और तुम्हारे दरमियान रहेगी, जो मैं कहूँगा तो इस टाइप की लड़की, इस ये हुलिये की लड़की है और ऐसे ऐसे वो देखी गई है, उसका पता निकालना है। बुढ़िया बड़ी तेज थी, वो फटाफट 1-2 दिन के अंदर जनाब अली वो सारा खोज निकालने के लिए ले आए। कहले वो दरअसल एक कोई वो है सेठ है, उस सेठ की सबसे पहली बच्ची है। बहरहाल वो रात को ही उसने अपनी अम्मा से बात की, फलाना सेठ है फलाने इलाके में जनाब, उनकी एक ही बेटी है और ये उसका नाम है, आपको मतलब मुझे अगर ब्याह करना है तो उससे से करना। फटाफट उसके पिताजी को लिया और जनाब अली उसी रात शाम में पहुँच गई वहाँ पर। बातचीत की, इत्तेफाक की बात है वो जो सेठ साहब थे ना, वो इनके पिता के बहुत पुराने जानने वाले निकल आए। बार सादगी से बातचीत हो गई, बात तय हो गई, हाँ हो गई, शादी हो गई जनाब। अब वो शादी के बाद जब फर्स्ट टाइम देख रही तो उस वक्त उनके जहन में भी नहीं आया कि ये वही लड़का है सिद्धू जो दुकान में बैठा हुआ था। कमोबेश ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 महीने वो होंगे कि वहाँ एक वबा फैली भी थी, तो उस वबा की लपेट में मेरी पत्नी वो भी आ गई। पेट में एकदम दर्द, जैसे कॉलेज का दर्द भी कहते हैं ना, उसके बाद ही फैलता चला जाता है। मैंने उसको फ़ौरन हकीम से दवा लाया, हकीम ने दवा दी। उस हकीम साहब ने कहा कि अगर तबीयत सही ना हो तो इनको शहर में एक डॉक्टर है फलाने, तो अंग्रेज़ डॉक्टर उनके पास ले आया, कोई इस चीज़ के स्पेशलिस्ट है। मैं जनाब ये मैंने देखा कि दर्द ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। मैंने बैलगाड़ी का इंतज़ाम किया, उस पर बेबी को डाला, उसके बाद वो शहर। रास्ते में मतलब देखा मेरी पत्नी ने आंखें खोल के मुझे देखा है, तो एकदम आंखें बंद कर ली। तो मैं एकदम परेशान, मैं उसकी नब्ज़ देख रहा हूँ, ये वो। जब मेरी अकल ने काम किया कि भाई ये तो फारिग हो गया, दिल मेरा एकदम धक से रह गया। इसी चंद महीने के लिए मुझे मेरी मोहब्बत मिली और यूँ मतलब बहुत सारी बातें जहन में आई। मैं रोता जा रहा था, गाड़ी दोबारा बैलगाड़ी से मोड़ी और घर को आ गया। तो कहने के शाह साहब कहने के नहीं, मुझे तो डिटेल से बताओ कि उसको क्या हुआ था, कैसे हुआ था, अचानक ऐसे कैसे हो गया, तो आप कहाँ जाएंगे। तो ये इतना ही पूछा था, पता लगा गाड़ी ने बेसब्री ब्रेक लगी, पटियाला के स्टेशन आ गया। यानी पटियाला वो स्टेशन था जहाँ पर शाह साहब ने उतरना था। अब चूंकि ये बेचारे इमरजेंसी में थे तो ये बहरहाल वहाँ से जल्दी से सामान उतारा और स्टेशन उतर गया। कहने वहाँ पर मुझे 2 दिन का काम था। 2 दिन के काम के बाद मैं वापस अपने इलाके में आ गए जहाँ पर मेरी तैनाती थी। ये थानेदार थे ये अपने इलाके के, एज एन इंस्पेक्टर वो खिदमत अंजाम दे रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि रोज इनका कोई तबादला हो गया किसी इलाके में, और तबादले की कोशिश कौन से इलाके में हुआ, वो सिद्धू साहब के इलाके में। अब जनाब ये वहाँ पहुँचे तो रोज़मर्रा की गश्त पे एक दिन निकले, देखा एक बाजार में जनाब मेरी भीड़ लगी हुई है। देखा था दो बंदे आपस झगड़ रहे हैं, गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। पहले मैंने डंडा लिया और दो उनकी तशरीफ पे जब 2 डंडे मारे ना, एकदम बदमाशी कर रहे थे, सब भूलवा लिया। तो कई में ये चीज़ें आमतौर पर इस टाइप की छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं। तो पता ही लगा जनाब वो किसी बात पे ना वो आपस में नोकझोंक होती रहती थी इनकी। तो वो नोकझोंक उस दिन कुछ ज़्यादा बढ़ गई, तो वो गुत्थम गुत्था वाला मामला हो गया। अब चूंकि तस्वीर कराना ज़रूरी था, वरना ये बाद में भी जाके लड़ते। सिपाहियों का इनको थाने ले जाओ, मैं 1-2 घंटे में आता हूँ। तो जब थाने गया तो पता लगा वो दोनों पार्टीज बैठी हुई थी। अब जनाब ये इनका तस्वीर करवाने के लिए गए, तो उनके जो नुमाइंदे थे या उनके जो भी उनके साथ जो थे साथी वगैरह, उन्होंने अपनी अपनी मतलब पार्टी की उन्होंने नुमाइंदगी की, अपनी सफाई पेश की है, मैं सही हूँ, मेरा बंदा सही है, फलाना ढिमका। जब वो बात कर रहे थे तो ये बड़े गौर से उसको देखना, इस बंदे को मैंने देखा है और इस बंदे से कोई बहुत ही ख़ास चीज़ मंसूब है। तो मैंने अचानक उसका नाम पूछ लिया। अब जब उसने अपना नाम बताया कि जी मेरा नाम सिद्धू है, तो ये एकदम चौंके। कहने में पहचान गया था फ़ौरन उसको।
फिर अच्छा, वो सारे लोगों को तस्वीर वस्वीर करवाया, सबको भगा दिया और जनाब से दूसरा जाने लगे तो उनको रोक लिया मैंने। अब जनाब वो जब वो चले गए तो फिर इसको बिठाया, तो उस हवाले से यानी कुछ अर्से पहले पटियाला उतर गए थे और ये आगे चले गए तब तो उनको याद आ गया, हाँ हाँ साहब मुझे याद आ गया, आपको मैंने वहाँ देखा था, आपसे बात हुई थी, हाँ ठीक है। उससे पूछा कि जनाब अब बताओ तुम्हारी पत्नी मरी तो मरी कैसे थी? कह जनाब ऐसे ऐसे शादी को मिसाल था 10-12-15 दिन हुए होंगे, तो बाहर किसी ने सदा लगाई तो मेरी वालदा ने कहा कि भाई देखो कौन है। लड़की का नाम शांति, जो उनकी वाइफ थी, कहने शांति ने मतलब दरवाज़ा खोला, देखा एक जोगी खड़ा हुआ है। जोगी ने इसको देखा, उसने जोगी को देखा, वो पीछे हटी, जोगी अंदर आया तो ये कुछ पैसे लेके गई, उसने जैसे कशकोल में डालने की कशकोल उसने पीछे कर लिया, जैसे उसको पसंद ना हो कि इसके हाथ से कुछ इसके कशकोल में आए। ये सारे वाक़या मैं भी उस दिन देख रहा था, उस दिन मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, मैं घर में था और मेरी वालदा ने जब ये देखा तो वो कहने लगी जोगी ले लो, नई नई बहू है हमारी और दुआएं दे दो। तो जोगी साहब ने बड़े तंजिया अंदाज में कहा कि भाई दुआएं किस चीज़ की, तुम बसने की या उजड़ने की? कह रहे भाग मेरी वालदा उसके करीब गई, अभी ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मैं बड़े चाह से लेके अपनी बहू को, तो कहने कि उसने चंद दाने बड़े काले किसी चीज़ के उसके मुंह में मार और उल्टे कर में चला गया, और जिस तरह गया तो उससे लग रहा था कि वो नाराज़ गया। कहले वो जोगी जी का जाना था, एकदम मेरी बीवी ने मैं अपने पेट पे ऐसे हाथ रखा और शदीद तड़पने लगी दर्द में कि मुझे बड़ा शदीद दर्द हो रहा है। बस वो हकीम साहब को बुलाया, देख उन्होंने चेक किया, एक सफ़ूफ पानी मिला के उनको दिया, वो नींद बेहोशी कैफियत में जा रही थी। सिद्दीक को उन्होंने मशवरा दिया कि बाबू ऐसा करो सिद्धू साहब, आप ना इसको फलाने हॉस्पिटल ले जाओ, वहाँ इस चीज़ के स्पेशलिस्ट है दर्द कॉलेज के, तो ये तो वक्ती तौर पर आराम तो दे देगा ये और सेहत भी बहाल हो जाएगी, लेकिन ये मुस्तकिल इलाज नहीं है, अब इलाज नहीं होगा, आप जाइए। तो अब ये सिद्धू साहब फ़ौरन उन्होंने किया कि बैलगाड़ी का इंतज़ाम किया, उसमें लिटाया और चल दिए। बिल्कुल जब करीब काफ़ी हद तक करीब, ना बहुत ज़्यादा करीब था ना बहुत ज़्यादा दूर था, वहाँ जब पहुँचे तब वो उन्होंने जब उसको देखा और देख के वो ठंडी हो गई। तो ये बड़े मतलब परेशान किया है ये, एकदम बीवी मेरी मतलब चुप चुप हो गई। इन्होंने जब नब्ज़ देखी और दिल पे हाथ रखा, वो फारिग हो चुकी थी। अब ये इनका धाड़े मांग कर रोते जा रहे थे, तो गाड़ी इन्होंने बैलगाड़ी वापस मोड़ी, भैया वाली आने के हॉस्पिटल ले जाते तो अच्छा था, लेकिन बस वो जितनी अकल काम करती है उसके हिसाब से। अब घर में गए तो कोहराम मच गया, अरे चंद महीने तो हुए थे उसको शादी किए थे, और उसने बड़े मोहब्बत की शादी की थी और बड़े मतलब चाह से शादी किया और बड़ा खोज लगा के उसको निकाला था। तो वो बेइंतहा अफसोस रहा था, घर वाले भी इसके दर्द को समझते थे। बहरहाल जब ये जनाब इनको मजहबी रसूमात करके जनाब इनको जब लेके गए वहाँ पर शमशान घाट उनको, तो उनकी चिता जब तैयार हो गई तो उनको बड़े ठीक ठाक लकड़ियाँ डाल के उनके ऊपर उनको घी डाला गया, लेकिन सर्दी का ज़माना था, रात में बिल्कुल अंधेरा, कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो बहरहाल जब घी भी डाल दिया, ये गए जनाब अली जाके इन्होंने आग लगा दी। कह रहे आग तो मैंने सब पूरी जगह लगाई लेकिन वो भड़की नहीं। अब वो आग उसी वैसे तो हर तरफ फैलती नजर आ रही थी, वो कोई एकदम वो थी, क्या मौसम भी आया था, हवा भी चल रही थी, बादल भी थे ठीक ठाक, अंधेरा बहुत ज़्यादा था। तो बहरहाल वो जो आग भड़क रही थी वो बज़ाहिर वो आस्ता आस्ता सुखड़ के एक ही जगह ज़्यादा रोशन होगी, बाकी जगह वो ख़त्म हो गई, बुझ गई। अब ये सारे के सारे मेहमान जो भी आए थे ना, वो आहिस्ता आहिस्ता जब देखा कि यार ये बहुत लंबा केस हो गया, टाइम लग जाएगा ये, तो वो एक एक करके खाओ मैंने अंधेरे का फ़ायदा उठाया, वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके 9-10-11 हो गया। आखिर में 2-4 रह गए थे, तो उनके वाले साहब ने कहा कि भाई सिद्धू ऐसा करो तुम जाओ। तो कह नहीं पिताजी आप चले जाइए, आप थके होंगे, मैं देख लेता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं फारिग होकर आ जाऊँगा। अब उनके पिताजी ने ये भी ख्याल नहीं किया उस पर बेध्यानी में कि यार अंधेरा भी था, नज़र नहीं आया कुछ, कि ये अकेला यहाँ पर कोई भी नहीं है। वो बहन जो जब वहाँ से गए तो 2-4 अहबाब जो थे वो भी साथ चले गए, अब ये अकेले। अब वो सामने चिता जल रही ज़रा दूर फासले से और यहाँ पीछे झाड़ियाँ थी। अब वो जनाब झाड़ी में बैठे, सर्दी शदीद थी, झाड़ी में दुबक के बैठ गई है, चिता में उनकी निगाह थी, लेकिन चिता कह रहे बिल्कुल ऐसे न तकरीबन बुझने ही वाली थी। तो मैंने देखा कि जनाब सामने जो झाड़ियाँ सारी ना फड़फड़ा रही हैं, तो मुझे ऐसा लगा जैसे जितनी यहाँ पर रूहें हैं ना, तो वो सारी मतलब वो सारी की सारी यकजा हो गई हैं। तो मेरी हवा ख़राब में परेशान खौफज़दा हो रहा कि यार मैं अकेला हूँ और जो रूहें जहाँ घूम रही हैं तो वो तो एकदम खुदा न खासा मुझ पर हमला न कर, 10 बातें इनके जहन में आ रही थी। तो देखा कि जनाब सामने झाड़ी से एक बंदा निकला, हेवला था वो,
जब वो आस्ता आस्ता चिता की तरफ जा रहा था, जाहिर सी बात है वो खौफजदा हुआ कि यार ये कौन है, उधर क्यों जा रहे हैं। अब वो चिता तकरीबन बुझने वाली थी। ये जब गया तो थोड़ी सी रोशनी जब उसके चेहरे पे पड़ी तो ये कहने में उछल पड़ा देख के कि जनाब ये तो वही जोगी है जो मेरे घर आया था, ऐसे हुआ था। तो वो बड़ा एकदम हैरान कि यार ये क्या कर रहा है यहाँ पर। उसने जोगी ने हाथ को भी वो मंत्र पढ़ रहा था, कुछ ऐसे घूमता जा रहा था, मंत्र पढ़ता जा रहा था। अब मंत्र पढ़ते पढ़ते जनाब अली उसने कोई चीज़ वो दाने में कशकोल से वो फेंकने शुरू कर दिए। फिर उस दानों के फेंकने से भैया आग भड़कने की आग बच गई। कहने ये वहाँ जोगी ने सारी लकड़ियाँ हटाई और उसको जो उसकी लाश थी उसकी वाइफ की, उसने उसको उठाया ऐसे जैसे नींद में किसी को उठा देना सोते में, हाथ पकड़ा उठ गया वो भी उठ जाता है, ऐसे ही किसी ने उठाया तो वो भी उड़ गई। ये बढ़ा रहा कहते ये क्या, मेरी वाइफ तो ऐसे लग रही थी जिंदा है। तो अभी बेचैन, इसको समझ में नहीं कि मैं क्या करूँ, और खौफजदा भी था। अब चूँकि काफ़ी टाइम गुजर गया था इस वाक़े को, इसके सामने हो रहा था, तो कोई थोड़ा सा इसका खुद डर और खौफ कम हुआ। अब जनाब अली इरादा उसने लिक्विड जब फेंका तो वो उसमें हरकत हुई तो उसने उठा के बैठा दिया। अब वो जब खड़ी हुई, खड़े होके जनाब वो उसको मंत्र पढ़ता रहा, कुछ मंत्र पढ़ते पढ़ते जनाब अली वो चल दिया आगे और वो पीछे भी चलना शुरू हो गई। कह मैं दम खोर के मेरी बीवी तो जिंदा है, ये क्या चक्कर है, ये कौन, मतलब ये क्या मकसद है इसका, इसकी अकल काम नहीं कर रही। बस ये था, ये थोड़ा सा खौफ था, प्लस वो बहुत ज़्यादा वो परेशान था यार ये कैसे हो सकता है, क्योंकि अकल काम नहीं कर रही थी इसकी भी। उसने भी पीछे भी चलना शुरू कर दिया। कहले जैसे इस इलाके से यानी जो शमशान घाट का इलाका था उससे थोड़े फासले पे जाके कुछ मुसलमानों के घर थे, इनकी दुकान थी, तो यहाँ के लोग भी उनसे कपड़ा लेने आया करते हैं। तो जनाब हुआ ये कि ये जनाब वो जब वो करीब वहाँ पहुँच गए उस इलाके में, तो उस बंदे से निपटने के लिए कुछ इसका बस नहीं चल रहा था, तो उसने वहाँ पर शोर कर दिया। वहाँ एक बंदा कुछ इसका बहुत करीब का जानने वाला था, उसका नाम कोई शमशेर खान था या ऐसी कुछ था। तो उसने इसको देखा, देख के ना मतलब इसको कुछ हौसला हो गया, इसको मैं मदद के लिए बुलाऊंगा, ऐसे ऐसे बात है। तो बस उसने जो शोर किया ना, तो वो बेचारा एकदम वो उस तरफ भागा, यानी जहाँ शोर आ रहा था, और पीछे भी दो चार और अफराद भागे। उन्होंने इसको देख लिया, सिद्धू साहब को पहचान गए। बस कहले सिद्धू साहब के भागता हुआ था, वो दिल हौल रहा था मेरा, वो मैं गिरा हूँ, गिरने के बाद मुझे होश ही नहीं, बेहोश हो गया। क्या हुआ पीछे कुछ पता नहीं है। तो बस इतना उसने कहा कि ये मेरी बीवी को लेके जा रहे हैं। इसको होश आया, इसने देखा तो अपने घर में और सारे घर वाले उसके चारों तरफ उसके खड़े हुए हैं, ये आंखें फाड़ के देख रहा है और ये बड़ी कमज़ोरी महसूस कर रहा था। तो घर वालों ने पूछा उससे भी क्या हुआ था, कि उसने पूछा मेरी बीवी कहाँ है। कहले तुम्हारी बीवी को लेके आ गए। कहले अकल काम नहीं करी, वो जिंदा कैसे हो गई। कहले वो कहाँ है, कहले होश में है, दूसरे कमरे में है। तो वो उसका जो है सांस में सांस आया, तो उनकी अकल काम नहीं करती कि सांस होश में कैसे आ गई, मतलब ये जिंदा कैसे हो गई। ये इससे पूछे सारे खुद नहीं पता था। अरे पिताजी ये तो उससे मालूम करना पड़ेगा। अब उससे मालूम नहीं, वो कहती मुझे पता ही नहीं है, मुझे तो इतना पता है कि जब मुझे दर्द का कॉलेज का दर्द हुआ था, बस मैं गिरी थी, सफ़ूफ उन्होंने पिलाया था हकीम साहब ने, उस सफ़ूफ के पीने पर या तो मैं सो गई थी या मैं बेहोश हो गई थी, और दोबारा मुझे होश आया तो ये घर में थी मैं यहाँ पर। बाकी बीच में कोई चीज़ उसको याद नहीं, किसी भी किस्म की। अब ये कहानी मतलब जो सस्पेंस था वो अंदर के अंदर वापस उसी में रह गया, जो उसकी ना उसको पता ना उसको पता ना किसी को पता, पता था तो जोगी को पता, लेकिन जोगी साहब आए थे। तो बहरहाल उन्होंने जब वो पूरी राम कथा सुनाई गई ऐसे से, फिर वो होश में आ गई। तो कहने कि मैंने शाह साहब फरमाने कि मैंने फिर भी उनकी तमाम बातों को यकीन किया, लेकिन क्या है ये बात फिर भी मुझे हजम नहीं होती कि मरने के बाद कैसे जिंदा हो सकता है इंसान, वही मुर्गे की एक टांग। तो ये मतलब कोई भी होता जो अक्लमंद शख्स है वो कभी भी कबूल नहीं करेगा यार ऐसा हो सकता है। कुछ दिन के बाद ना उन्हीं के गाँव का एक बंदा, इत्तेफाक की बात, सिद्धू के गाँव का एक बंदा इनके पास आ गया। तो अच्छा खासी एज का था वो बंदा, ठीक ठाक एज थी उसकी, 60-65 साल की उम्र होगी। तो उसने कहा यार ऐसे ऐसे बात है, और तुम्हारे गांव में एक बंदा रहता है यूं यूं, वो उसकी जो पत्नी मर गई और यूं दोबारा जिंदा हो गई। हाँ मैं जानता हूँ, उस पर जो पहला जो उसका मामला हुए थे, मजहबी रसूमात उसकी चिता को आग लगाई थी, तो मैं भी वहाँ था। मैं हैरान परेशान, कहने अच्छा ये मतलब कोई मतलब क्या हो सकता है, ये क्या वजह हो सकती है। कहने असल में बात ये थी कि जो समझदार लोग थे उन्होंने जाके मतलब कुछ ऐसे लोगों से उन्होंने रब्ता किया कि जनाब ये कैसे हो सकता है।
तो उन्होंने कहा भाई बात दरअसल ये है कि बाद वक्त इंसान लंबी बेहोशी में चला जाता है, जिसको हम आजकल के साधु ज़ुबान में कहते हैं कौमे में चला गया। कौमे में जिसम इंसान का साकित हो जाता है, इससे दिल धड़कता रहता है। ऑपरेशन जब करवाते हैं तो वो इंजेक्शन लगाते हैं मफलूज करने के लिए, ऐसा ख़त्म हो जाता है वहाँ पूरे। अब सुई चबवाए, ऑपरेशन करें, कुछ भी करें, जहाँ भी जिस जगह कहले, ये भी इसी तरह का पूरे जिस्म को सुन कर देती है चीज़, इंसान को होश ही नहीं होता। बिल्कुल इंसान जैसे सो गया है या मर गया है, कुछ पता ही नहीं लगता। तो इस टाइप की चीज़ जब होती है तो इसको हम कहते हैं जनाब मौत। यानी इंसान सारे जज्बात से आरी हो जाता है, बिल्कुल फारिग हो जाता है। अब कुछ लोग उसको वाकई मौत समझ लेते हैं, कुछ लोग समझदार होते हैं, समझ जाते हैं जनाब ये तो कौमी की कंडीशन है। और कौमी कंडीशन समझने के बाद लोग उसको दफनाते नहीं हैं, वो किसी भी वक्त खुद ही होश में आ जाता है। और बस औकात ऐसा होता है ये कुछ जोगी हजरात भी कोई मंत्र वंत्र पढ़ के बेहोश कर देते हैं। तब ये बात खुली कि जोगी ने वो मंत्र पढ़ा था बेहोश करने के लिए, और जब उसको पता था कि आज इसका वो होगा मामला होगा दफनाने का, तो जो जनाब को पहले से उस इलाके में पढ़ा के चला गया था, वो दोबारा आया। तो जब सब लोग जा चुके थे, वो मैं भी चूँकि झाड़ियों में छुपा था, वो उसने देखा नहीं, और वो उसने मंत्र वंत्र पढ़ा, उसको होश में लाया। यानी वो दोबारा उसको होश की दुनिया में लाने के बाद ले जाना चाहता था। वो शायद उसको पसंद आ गई थी, बस वो ये सारा कहानी थी और सारे मामला थे। बात खुली तो सर पिट के रह गया। मैं यार इतनी सी बात मेरी समझ में क्यों नहीं आती, हाँ यार कौम भी तो कोई चीज़ होती है। पहले उसने पूछा था उससे सिद्धू से कि भाई आप इस मौत के बाद, यानी जब दोबारा जिंदा हो गई तुम्हारी वाइफ, तो कितना अर्सा तुम्हारा साथ रहा? कहने कहूँगा 40 से 42 साल हम साथ रहे, और इस असना में मेरा एक बेटा और 2 बेटियाँ पैदा हुई। मतलब कभी भी वो चीज़ याद आती है मुझे अब भी, तो मुझे यकीन नहीं आता। वाइफ से कई दफ़ा मैंने पूछा बाद में कि हाँ भाई क्या हुआ था, मुझे बताओ। तो कुछ भी मुझे पता ही नहीं। ये जनाब किस्सा था उनका, शाह साहब का। मुझे उम्मीद है कि आपको ये किस्सा पसंद आया होगा, और इस टाइप के अछूते किस्से जो भी है आपकी ज़िंदगी में अगर हैं, और या आपके कोई जानने वाले उनके साथ हुए हैं, तो आप मुझे ईमेल एड्रेस पे मेरे आप भेज दिया करें। ईमेल एड्रेस आप मेरी स्क्रीन पे चल रहा होगा इस वक्त, और आप उसको नोट कर लिया करें, तो उसमें आप भेज सकते हैं। तो नए जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, काइंडली मेरी उनसे इल्तमास है कि आप उसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जनाब लाइक के बटन को दबा के लाइक भी कर दीजिए, और जनाब शेयरिंग बहुत ज़रूरी है। शेयर करेंगे तो आपके जितने साथी हैं जो आपको अवेयरनेस हासिल हुई वो उनको भी हासिल हो। तो आप यकीन आप चाहेंगे कि आपके दोस्तों को भी पता लगे कि ऐसे मामला होते हैं दुनिया में। मेरा शेयर कीजिए, और जनाब जो कमेंट्स है वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, आप कमेंट्स ज़रूर दिया करें। इसके साथ ही प्रोफेसर शमसुल हसन को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।